भारत में विकट रूप धारण कर रही सामाजिक भेदभाव की कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने वाले एक सामाजिक योद्धा के रूप में जिस कवि ने, जिस व्यक्ति ने वाग देवी की उपासना के साथ भारत को जागृत किया था, ऐसे महाकवि सुब्रमण्यम भारती के प्रति प्रणति निवेदन करता हूं। भारतीय भाषा दिवस की दृष्टि से उनका जन्मदिन से अधिक महत्वपूर्ण कोई दिन नहीं हो सकता था। ये भी करने में वैसे हमको 75 साल लग गए। क्योंकि भारत की संविधान सभा में भारत की भाषाओं को लेकर के जो बहस हुई थी, उस बहस के बाद हिंदी को राजभाषा और अनुसूची में कुछ भाषाओं को सम्मिलित करने के बाद इन भाषाओं को वास्तविक अर्थ में राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए जो यत्न होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसमें अकादमिक जगत, उच्च शिक्षा प्राप्त लोग सबसे अधिक जिम्मेदार रहे। तर्क गढ़े जा रहे थे कि बहुभाषी देश है, इस देश में भारत की किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया जा सकता है। शायद ये सही भी हो, ये सही तो नहीं था लेकिन शायद सही हो। उन परिस्थितियों में ऐसा मान लेते हैं तो क्या इस देश की 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा बना देने में कोई दिक्कत थी क्या? ये कह सकते हैं कि 22 भाषाएं राष्ट्रीय भाषा कैसे हो सकती हैं? जो ये कह रहे थे 22 राष्ट्रीय भाषाएं नहीं हो सकती हैं, ऐसे हमारे बुद्धिजीवी शायद 1975 में भारतीय संघ का हिस्सा बने हुए सिक्किम राज्य की ओर नहीं देख रहे थे। 7 भाषाएं सिक्किम राज्य की भाषा है। हम सब जानते हैं जनसंख्या 10 लाख से कम है पूरे राज्य की। 10 लाख की जनसंख्या में 10 राज्य भाषाएं हो सकती हैं, यह हमने नहीं समझा। परिणाम हुआ कि राजनैतिक गुलामी से मुक्ति तो इस देश को प्राप्त हुई, लेकिन सांस्कृतिक और मानसिक गुलामी से मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकी। अगर भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय भाषा होती तो क्या होता? मैं इसीलिए बार बार सुब्रमण्यम भारती को, जो समाज को ठीक करने की दृष्टि में समता मूलक समाज की निर्मित के लिए एक कवि क्या कर सकता है, इसको करने वाले कवि के रूप में जब देखता हूं तो ध्यान में आता है कि वो पाली हो, वो संस्कृत हो, हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, गुजराती हो, जो भाषाएं आज प्रचलन में नहीं है, अपभ्रंश जैसी कोई भाषा होगी, इन सभी भाषाओं में एक स्वर दिखाई देता है। वह सभी प्रकार से जन्माधारित सामाजिक विषमता के निषेध का स्वर दिखाई देता है। लेकिन जिस भाषा में हमने देश चलाने का संकल्प लिया था, उस भाषा ने भारतीय समाज को समझना जब प्रारंभ किया तो विभाजन के आधार पर समझा गया। ये भी कोई नया नहीं था। भारत को समझने के लिए जिसको सबसे मजबूत उदाहरण के रूप में भारत में प्रस्तुत किया जाता है और कहा जाता है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में ग्रीक एम्बेसडर था। उस मेगास्थनीज की बात करें तो उसने ही भारत में विभाजन के विष बोने वाला रिकॉर्ड प्रस्तुत किया। वो कहता भारत 7 वर्णों का देश है। हम में से सबको मालूम है कि वर्ण कम से कम सिद्धांत के स्तर पर 4 ही है। जातियों का तो वो भारत आज भी हजारों जातियों का है, उस समय भी हजारों जातियों का रहा होगा।
लेकिन उन्हें विभाजन के लिए जितने प्रकार की जरूरी चीजें थी उनका प्रयोग कर रहे थे। वो बातें कर रहा था गंगा यमुना के मैदान की, लेकिन पाटलिपुत्र की, लेकिन इंडिका में कोई एक उदाहरण नहीं मिलता है जिससे ये पता चले कि मेगास्थनीज किसी एक दिन भी पाटलिपुत्र, मेंथोरा आते आते, मथुरा आते आते उसका सारा दास्तान समाप्त हो जाता है। वहां से प्रारंभ करते हुए संपूर्ण भारत को समझने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए थे वो सिद्धांत भी संपूर्ण भारत के सिद्धांत नहीं थे, संपूर्ण भारत के समाज को समझने के सिद्धांत नहीं थे। भारत के संपूर्ण इतिहास को तो समझ ही नहीं सकते थे, उसकी वास्तविक सामाजिक रचना को तो समझ ही नहीं सकते थे, लेकिन वह चल पड़ा था, इसलिए उसको चलाए रखना आसान था। शायद राज करने की रीति से, राज करने की नीति से वो सिद्धांत चलाना अच्छा भी था। उस सिद्धांत ने 75 वर्षों में इस देश के लोकतंत्र को कमजोर भी किया। भारत जिस रूप में उभर सकता था नहीं उभरा। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, जो बड़ी भाषाएं थी उन्होंने छोटी भाषाओं को पनपने नहीं दिया। संविधान की अनुसूची में कुछ भाषाएं हैं जिन भाषाओं के बारे में मैं चर्चा करूं तो आपको आश्चर्य होगा। 22 भाषाओं में कश्मीरी है, कश्मीरी का कोई प्रेस नहीं है। कसीरी में कोई अखबार नहीं निकलता है। कश्मीर के अंदर सरकारी कामकाज की भाषा 1 वर्ष पहले तक कश्मीरी नहीं थी। कश्मीर की विधानसभा में कसीरी में बहस नहीं होती है। अनुसूची में उसको रखने का कारण क्या था? कश्मीरी भी उतनी ही भारत की राष्ट्रीय भाषा है जितनी हिंदी है। तमिल भी भारत की उतनी ही राष्ट्रभाषा है जितनी की संस्कृत है। बोडो में कोई प्रेस नहीं है। डोंगरी में भी कोई अखबार नहीं निकलता है। भारतीय भाषा उत्सव मनाने की जरूरत शायद इसलिए आ पड़ी कि इस देश में जो राष्ट्रीय भाषाएं हैं, संविधान सम्मत भाषाएं हैं, वो संविधान सम्मत भाषाओं में भी हमारा व्यवहार नहीं है। अखबार मैथिल में भी नहीं निकलता है। बड़ी आबादी मैथिल बोलती है, मैथिल में व्यवहार करती है, मैथिल में जीती है। मैथिल संस्कृति का होने का गर्व कितना होता है। अभी अमित विश्वास जब कविता पढ़ रहे थे, उस कविता के पूर्व वो मैथिलियों के गर्व की जो पंक्तियां पढ़ रहे थे, उससे जो गैर मैथिल लोग हैं उनको भी समझ में आया होगा, लेकिन कोई अखबार नहीं निकलता। रोज के जीवन में है। मैथिल भाषी भी, मैथिल संविधान सम्मत भाषा होने के बाद भी, बिहार की स्वीकृत राजभाषाओं में से एक होने के बाद भी, मिथिला वाले भी मैथिल में न्यायालय में मुकदमा नहीं लड़ सकते। इन सबको किसने खाया है? इन सबको किसने ग्रसा है? किसकी बिना पर ये भाषाएं समाप्त हुई हैं? पिछले 75 वर्षों के आंकड़े की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है 200 से अधिक भाषाएं इस देश के अंदर लुप्त हुई हैं। वो सब भारत मां की बोलियां हैं, भारत मां की भाषा है, भारत मां की जबान है। अभी आज की परिस्थितियां क्या बनी हैं? चेन्नई की सड़कों पर 1967 में नारा लग रहा था, हिंदी में नारा लग रहा था, हिंदी थोपी लड़कों पर तो खून बहेगा सड़कों पर। नारा लगाने के लिए हिंदी ठीक है, क्योंकि जो नारा लगा रहे थे वो हिंदी का विरोध नहीं कर रहे थे। वो एक विशेष प्रकार की जो औपनिवेशिक मानसिकता थी, उस मानसिकता के शिकार थे कि वैसे तो भाषाएं सब ठीक है, सब भारत की भाषा है, लेकिन जब सरकारी कामकाज करना होगा तो अंग्रेजी अच्छी है।
सर्व समाज की चिंता के स्थान पर कुछ लोगों के माध्यम से इस देश को चलाया जा सके, कुछ लोगों के अंदर प्रभुसत्ता सीमित हो सके, इससे आसान कोई रास्ता नहीं हो सकता। और ये बदस्तूर कायम रहा। भारत की आजादी के बाद भी IITs में कोई हिंदी में शोध पत्र लिखने की बात करे तो उसको लड़ाई लड़नी पड़ती है। PhD जमा करने के लिए तो वर्षों वर्षों लोग लड़े हैं। हम बहुत सारी चीजें ढोते चले आ रहे थे। आज देश के अंदर दीक्षांत सभी विश्वविद्यालयों में हर वर्ष हो रहे हैं। सभी विश्वविद्यालयों में दीक्षांत के लिए भाषा, वहां की भाषा को स्वीकार किया गया। 10 वर्ष पहले की परिस्थितियां क्या थी? कन्वोकेशन की जो ट्रेडिशन थी, जो परंपरा थी, चर्च ऑफ इंग्लैंड में कन्वोकेशन की जो ट्रेडिशन थी, वेटिकन में जो कन्वोकेशन की परंपरा थी, उसको हमने कॉपी किया था। इसलिए हुड पहनते थे, गाउन पहनते थे। न्यायालयों में तो आज भी बदस्तूर जारी है। वो बदला है। अब कोई कह सकता है इस बदलाव से क्या होता है? अरे भाई, तो हुड पहनने से कुछ होता है क्या? कोई ये कह सकता है कि भाई हुड की जगह गाउन हो गया तो क्या हो गया? हुड और गाउन चला गया, उसकी जगह पगड़ी आ गई, टोपी आ गई, उत्तरी आ गया, कुर्ता पाजामा आ गया, साड़ी आ गई, सलवार सूट आ गया, तो इससे क्या बदल हो गई? हुड बना रहा था तो कोई श्रेष्ठता आ रही थी क्या? ऐसे ऐसे सवाल खड़े किए गए जो सवाल अपनी ही बिना पर साबित नहीं होते। ताकि अंग्रेजी तो पूरी दुनिया में ज्ञान की भाषा है, होगी, लेकिन इंग्लैंड कहां खड़ा है विकास में? भारत से उसकी जब मुक्ति हो गई, मैं उल्टा कहता हूं, भारत से जब उसकी मुक्ति हो गई, जब हमने फ्री कर दिया उसको, जाओ और अपना काम संभालो, तब से वह हर 2 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद लगातार कुछ पायदान नीचे आता जा रहा है। अभी तो हमने उसको पछाड़ा है, हम भारतीयों ने पछाड़ा। अभी उसको पीछे करके, उसको 6वें नंबर करके अर्थव्यवस्था में हम 5वें नंबर पर आए। तो अगर अंग्रेजी से होता तो ब्रिटेन को हमेशा नंबर 1 पर बने रहना होता। अभी एक चर्चा कल आई है, मैं आपको मातृभाषा से क्या होता है, अपनी भाषा से क्या होता है, इसकी चर्चा से करना चाहता हूं। दुनिया में पासपोर्ट की मजबूती की चर्चा होती है, उसका एक साइंटिफिक तरीका है, एक इंडेक्सिंग निकालने का तरीका है। अभी 5 दिन पहले दुनिया के मजबूत पासपोर्ट्स की, सबसे सम्मानित पासपोर्ट्स की जब चर्चा आ रही है, तो पहले स्थान पर जानते हैं कौन है? जापान है, जिसने अपनी मातृभाषा के साथ, जापानी के साथ कोई समझौता नहीं किया, शिक्षा अनुसंधान की भाषा जापानी बनाए रखी। तीसरे स्थान पर जानते हैं कौन कौन देश है? दूसरे स्थान पर अभी यहां भी अंग्रेजी भाषी देश एक ही आता है, उसमें लग्जमबर्ग है, उसमें साउथ कोरिया है। तीसरे स्थान की भी यही स्थिति है। 6वें स्थान पर USA और 6वें स्थान पर ब्रिटेन।